So welcome back everybody with another video. My name is Archit and guys today we're going to study World War II. World War II कैसे हुआ था, क्या क्या उसके causes थे एंड उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से World War II एग्जिस्ट हुआ था उस टाइम पे एंड रीजंस, उसके पीछे कल्प्रिट कौन था, कैसे एंड हुई थी. We're gonna talk everything in it, so let's get straight with the video. So guys we are talking about the World War II. तो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ क्या? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई थी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, नाजिज्म, फासिज्म. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 जाके कहीं पे आई थी, तो सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 कहीं पे आई थी. तो इस बीच हुआ क्या बेसिकली, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स करके, सारा गेम यहीं पे खराब हो गया था. तो जो नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया. वर्ल्ड वॉर अगर फर्स्ट में मैं देखूं तो उसमें जर्मनी का हाथ था, बट इतना भी नहीं था जितना उसको दोषी दे दिया गया था. मतलब उसको इतने सारे एलिगेशंस उस पर लगा दिए गए थे, उसकी डेवलपिंग फेज पे रोक लगा दी गई थी, डेवलपमेंट पे उसके रोक लगा दी गई थी, आर्मी, नेवी, शिप्स, एयरफोर्स, सब चीज़ में उसके रोक लगा दी गई थी. मिनरल्स उसको देने थे और पैसे उसको इटली को देने पड़ रहे थे और ब्रिटिश को देने पड़ रहे थे, बहुत सारी जगहों को देने पड़ रहे थे. अब हुआ क्या, बात आगे बढ़ती है. तो एक शॉर्ट नोट में आपको बताता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 का. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के टाइम पे ही वहीं पे जर्मनी को साइन करवाई गई थी चीज़ें, और उसके बाद जर्मनी कुछ टाइम तक ये सारी चीज़ें करी, बट कहीं ना कहीं जर्मनी के अंदर ये चीज़ थी कि नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हुआ. तो जब ये चीज़ हुई, नाजिज्म फासिज्म स्टार्ट हुआ, तो नाजिज्म में कौन आए थे? हिटलर आए थे, एडोल्फ हिटलर. तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा इनका नाम कौन है, क्या है, कैसे हैं. तो हुआ क्या, एडोल्फ हिटलर आए, उन्होंने कमान संभाली. जैसे ही उन्होंने कमान संभाली तो उन्होंने डिक्टेटरशिप लानी शुरू कर दी. उसके पीछे उन्होंने डिक्टेटरशिप कैसे लेके आए, उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उनको क्या क्या मैनिपुलेट किया, उनको बताया कि भाई हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, हर चीज़ हमसे छीन ली गई है, अब हमारे साथ क्या किया जा रहा है, अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं ये लोग. तो नेशनलिस्ट जो लीग ऑफ नेशंस उन्होंने बनाया था वो भी इतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा था. अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था और फूड्स नहीं था, हंगर से लोग मर रहे थे, ठीक है, पैसा नहीं था और बहुत सारे मतलब क्राइसिस आ गए थे एक तरीके से. तो जर्मनी वहाँ पे नहीं चल पा रहा था, तो लोगों ने भी इस चीज़ के ऊपर मानना शुरू कर दिया कि हाँ हिटलर सही बोल रहा है. उसको डिक्टेटर बना दिया गया. जहाँ उसने डिक्टेटर बना उसने क्या किया, उसने अपने गुट बनाने शुरू कर दिए, कंट्रीज के साथ मिलना शुरू कर दिया. कंट्रीज के साथ वो मिला तो उसने क्या किया, अटैक्स करने शुरू कर दिए. धीरे धीरे करके उसने चीज़ें कैप्चर करनी शुरू करी. कैप्चर करते 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 जैसे ही बात ब्रिटिश और ब्रिटेन तक पहुंची, और या तो मैं बोलूँ कि जो बड़ी बड़ी कंट्री थी बेसिकली, तो फ्रांस तक बात पहुंची, ब्रिटिश तक बात पहुंची. जैसे ही उनको लगा कि उनकी जो कॉलोनीज हैं, उनकी जो एरियाज हैं वो भी जर्मनी कहीं ना कहीं कैप्चर कर देगा, तो उन्होंने क्या किया, एज वॉर छेड़ दी अगेंस्ट जर्मनी. बट जर्मनी तब तक अकेला नहीं था. उसके जो गुट थे उसमें कौन कौन आ गए थे, जर्मनी था उसमें इटली था, उसमें जापान था. एंड इस पे इटली का रोल कहाँ से आया, आप सोचोगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में तो इटली इनके साथ था, जो दूसरे पावर थी उनके साथ इटली था. बट हुआ क्या कि उस टाइम पे उन्होंने कुछ वादे किए थे इटली से जो पूरा नहीं निभा पाया, तो इटली भी उसके साथ आ गया. एंड अब हुआ क्या, ये अटैक करना शुरू कर दिया जब सब चीज़ें हो गई थी. तो ऐसे ऐसे करके ये सीरीज वाइज चलता रहा. इसके कुछ कॉजेज थे, वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. आई एम जस्ट टेलिंग द शॉर्ट स्टोरी. एंड ये सारी चीज़ हुई. नेक्स्ट अब क्या होता है कि अब आता है कि ये एंड कैसे हुई चीज़ें. हुआ ये कि जो जर्मनी था, जर्मनी के ऊपर जब इन्होंने अटैक किया, जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो फ्रांस की आर्मी थी, इन्होंने जब अटैक किया जर्मनी के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं जर्मनी उनको मतलब एक अच्छी टक्कर दे रहा था. उनके ऊपर बम्बार्ड कर दी थी उसने एयरफोर्स से. जस्ट इमेजिन कि उस समय जर्मनी के पास इतनी तगड़ी आर्मी थी कि उसने ब्रिटिश को एक बार घुटनों में ले आया था. वो कैसे, उसने इतनी मतलब एयर अटैक्स वहाँ पे किए. एंड उसी बीच क्या हुआ कि जो फ्रांस था, फ्रांस में सबसे पहला कब्जा किया गया, फ्रांस को हराया गया. जैसे ही फ्रांस हार गया तो उसके बाद जर्मनी की बारी आई, जर्मनी को हराया. उसके बाद जर्मनी और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. उसी बीच में रशिया, जर्मनी और क्या बोलते हैं यूएस, ये सारे वहाँ पे आ गए. फ्रांस आ गया तो जर्मनी को खुद से ही घुटने टेकने पड़े. जो वहाँ का हिटलर था, जो वहाँ का डायरेक्ट डिक्टेटर था,
वो भाग गया। वो फिर बाद में पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया था। फ्रांस के साथ भी सेम हुआ, जो वहाँ का डिक्टेटर था, उसने, मुसोलिनी था उस टाइम पे, उसने भी क्या किया कि वो भाग गया था। एंड आफ्टर सम टाइम वो फ्रेंच पीपल्स के हाथ लगा और उसको और उसकी बीवी को गोली से मार दिया गया। तो ऐसे ये डेथ हुई थी किसकी, इन दोनों की। एंड उसके बाद में अगर बात करूँ तो जापान की, जापान का सबसे बुरा हाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, सबसे ज़्यादा बुरा हाल। जापान ने फिर भी बहुत सारे प्लेसेस जो थे वो कैप्चर कर लिए थे। उसने चाइना के साथ लड़ाई करी, चाइना में मंचूरियन करके एक प्लेस है, उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसने फिलीपींस, म्यांमार और इन सब आइसलैंड में उसने कब्जा कर लिया था। एंड और पैसिफिक के कुछ आइसलैंड थे, उस पर उसने कब्जा कर लिया था। उसने सबसे बड़ी गलती करी थी अमेरिका के ऊपर हमला करके। अमेरिका के ऊपर उसने डायरेक्ट हमला कर दिया और अमेरिका के ऊपर उसने जो पर्ल हार्बर था जहाँ पे उसने अटैक किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। एंड जब तबाही हुई तो अमेरिका कभी भी चुप नहीं रहता था। जब भी उसके सिविलियंस के ऊपर या तो उसके लोगों के ऊपर हमला हुआ है, अमेरिका ने पलट के जवाब दिया है। अमेरिका ने जवाब दिया, अमेरिका ने सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के ऊपर गिरा दिया। हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज द प्लेस। जापान खत्म हो गया बिल्कुल, उसको झुकना पड़ा, उसको सरेंडर करना पड़ा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। एंड हियर इज द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। बट इसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर का हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये शॉर्ट स्टोरी थी। अब मैं आपको इसके कॉजेज एक्सप्लेन करूँ। सो गाइस, फर्स्ट कॉज क्या था वहां पे, डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिवाइवल ऑफ द अग्रेसिव नेशनलिज्म। तो इस पे हुआ क्या बेसिकली, जो जर्मनी था वहां पे जैसी ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ था, उसके बाद जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहे थे बजाय उनकी बात मानने के। तो उसने उनकी बात मानी, उनको पैसे दिए, अपने डेवलपमेंट में रोक लगा दी, अपने यहाँ जितने भी शिप्स वगैरह थी वो सब उनके हवाले कर दी। एंड सबमरीन्स, एयरफोर्स, इन सब में उन्होंने रोक लगा दी। अब हुआ क्या, अब है मेन चीज़। अब उसके बाद जब वहाँ पे क्राइसिस आने शुरू हो गए, सब कुछ होना शुरू हो गया, किसी ने जर्मनी की हेल्प करनी उचित नहीं समझी। जर्मनी फिर भी डेप में डूबा हुआ था, अपना काम कर रहा था। बट हुआ क्या उस बीच, यहीं पे एंट्री होती है डिक्टेटर्स की। अब नेशनलिज्म, जो वहाँ के पीपल्स थे, उन्होंने देखना शुरू किया कि यार कोई भी मदद नहीं कर रहा है, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। जो हमारे यहाँ जो बंदा है जो हमें लीड कर रहा है वो ढंग से सक्सेसफुल नहीं है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स उसने साइन कर दी, चीज़ें बदलनी शुरू हुई। इस चीज़ का एडवांटेज कौन ले गया, डिक्टेटर्स। डिक्टेटर्स ने जो बंदे थे वहाँ के, उनको क्या मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उनको मैनिपुलेट किया, उनको समझाया कि भाई हम लड़ेंगे, हम अगर लड़ेंगे तो हम कुछ निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारा बस का नहीं है। हम ऐसे ही डूबे रहेंगे कर्ज में, ऐसी महामारी चलती रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहेगा, खाना किसी को नहीं मिलेगा। कुछ टाइम बाद हम लोगों के पास इतना डेट हो जाएगा, उसका इतना इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा कि हम लोग नहीं जी पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, या तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को, डिक्टेटर्स थे वहाँ पे, डिक्टेटर्स को आगे कर दिया गया। डिक्टेटर्स में जर्मनी के जो डिक्टेटर आए थे उनका नाम था अडोल्फ हिटलर। बहुत माइंडेड बंदा था, आर्टिस्ट था अपने टाइम पे, बट सो एंड सो कंडीशंस ने इसको इतना क्रूशल बना दिया था। अब जो सेकंड कॉज था वो क्या था, वो सेकंड कॉज था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जैसा कि आपको पता है, उनको कितने सारे पैसे देने पड़े, उनको चीज़ें में रोक लगानी पड़ी, उनको ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स उसने ना माननी शुरू कर दी। उस पर बहुत सारी चीज़ें थी उसने जो नहीं मानी। वो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी उसी को उन्होंने एज अ कोर बनाया, उसी को एज अ रिवेंज का कोर बनाया और लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि भाई लड़ाई करनी है। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। अब क्या हुआ, इसी बीच में जो इटली थी, इटली में क्या हुआ कि फासिज्म स्टार्ट हो चुका था। अब फासिज्म में हुआ क्या, उस मुसोलिनी जी वहाँ पे थे, वो वहाँ के डायरेक्टर बन चुके थे। इटली कैसे आया, इटली मतलब इस जो पावर थी, एक एक्सिस पावर थी, एक अलाइज पावर थी। तो एक्सिस पावर में आते हैं जर्मनी, इटली, जापान। तो ये कैसे आया उसमें, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे ही जर्मनी नाजी में बदला, वैसे ही इटली में फासिज्म आना शुरू हो गया था। वहाँ पे मुसोलिनी आया, मुसोलिनी भी सेम चीज़ें देखी। बट अब आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे ये हुआ, मतलब ये अचानक से कैसे बदल गया इटली, क्योंकि इटली तो पहले दूसरे पावर की तरफ था, मतलब अच्छे लोगों की तरफ था। उसके बाद ये
जर्मनी के साथ क्यों जुड़ा जाके, पीछे एक रीजन है। एक, इटली उनको पहले से दोस्त था, बट वर्ल्ड वॉर वन में उसने उसका साथ नहीं दिया बिकॉज ऑफ द ट्रीटीज। उसने कोई ट्रीटी साइन करी हुई। उसके बाद इटली को जब वर्ल्ड वॉर वन में उन्होंने क्या बोला था इटली को कि हम आपको जो आपकी चीजें जर्मनी ने ले ली है या हमने ले ली है, लड़ाई के दौरान हमने उस पर कैप्चर कर रखा है, वो सारी चीजें हम आपको वापस लौटा देंगे। बस आपको करना क्या है, या तो आप न्यूट्रल हो जाइए तो हमारा साथ दीजिए। इटली ने वही किया था। बट अब क्या था, अब थोड़ा इटली को ऐसा लगा कि भाई इन्होंने तो मेरे को अनदेखा कर दिया, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है मतलब मेरे साथ। नाउ दे हैव स्टार्टेड कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा। सेम हैपेंस, फासिज्म को भी ऐसे ही स्टार्ट किया गया। पीपल यूज्ड टू बी मैनिपुलेटेड बाय द पर्सन, द डिक्टेटर। सेम थिंग्स हैपन विद इटली एज वेल, राइट। इटली जर्मनी के साथ आ चुका था, बट इटली के साथ भी सेम चीज हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट था, पैसे नहीं थे, हंगर से लोग मर रहे थे, एंड सो थिंग्स आर हैपनिंग विद इटली। बट अब क्या था कि ये दोनों तो आ चुके थे अपने एक्सेस पावर्स, ये दोनों कंट्रीज जुड़ चुके थे। इसी बीच जो जापान था, जापान भी ज्वाइन कर चुका था जर्मनी को। उसको भी फितूर था कब्जा करने का इन सब चीज़ों पे। हुआ ये कि एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें कौन कौन रहते हैं, जर्मनी, इटली, टोक्यो। सो बर्लिन, रोम, टोक्यो करके एक ट्रीटी साइन होती है। उस पर क्या था कि एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी बेसिकली। इस पर यह देखा जाना था कि अब आगे हमें कैप्चर कैसे करना है चीज़ों को। ये एक कॉज और था। अब हुआ ये कि जो नाजी थे, जो हिटलर था, हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स तोड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। पहले उसने धीरे धीरे करके स्टेप्स बढ़ाए, उसके बाद उसने एकदम से सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी। हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जो उसकी ट्रीटी थी उस पर लिखा हुआ था कि वो आर्म्स नहीं बना सकता, उसने आर्मी बनानी शुरू कर दी। अब जैसे उसने आर्मी बनानी शुरू करी तो दूसरे लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी जर्मनी के ऊपर इतना सारा अत्याचार हो चुका है, आर्मी बनाने दो, छोड़ो। ब्रिटेन और फ्रांस उसको बार बार क्या कर रहे थे, इग्नोर करते हुए चल रहे थे। धीरे धीरे करके उसकी जो बाउंड्रीज थी उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, दूसरे प्लेसेस को कॉन्कर करना शुरू कर दिया उसने। उसके नियर बाय में जो जो चीज़ें पड़ रही थी उसको कॉन्कर करना शुरू कर रहा था। अब हुआ ये कि इसी बीच एक ट्रीटी साइन होती है। अब कहानी कुछ ऐसा रुख लेती है कि ब्रिटिश, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, ये सबको एक साथ एक जगह पे बिठाया जाता है और उनसे एक पैक्ट साइन कराया जाता है। मुंशिप पैक्ट उसको बोलते हैं। इस पैक्ट में हुआ क्या बेसिकली, इस पैक्ट में उनको ये बोला जाता है, बेसिकली ये पैक्ट जो था वो जर्मनी के लिए था और इटली के लिए था। इस पैक्ट में उनको बोला जाता है कि आपको हम कुछ कुछ जगहें दे रहे हैं जिनमें आपने कैप्चर आप कर चुके हो कुछ कुछ जगहों के, उसमें से हम आपको वो जगहें दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती थी किसकी, ब्रिटिश की एंड फ्रांस की, कि उसने जर्मनी को और इटली को इतना छूट दिया। तो उन्होंने ये पैक्ट साइन किया और इस पैक्ट में सुदेतनलैंड करके एक प्लेस थी जो कि चेकोस्लोवाकिया के पास थी, उसको कैप्चर कर लिया था जर्मनी ने और उस लैंड को दे दिया गया किसको, जर्मनी को। अब जर्मनी को ये लैंड दे दिया गया था मुंशिप पैक्ट के थ्रू, तो इस चीज़ में चेकोस्लोवाकिया को भी हाँ में भरनी पड़ी क्योंकि उसके पास और कोई चारा बच नहीं गया था, क्योंकि जो उस टाइम पे सुप्रीम पावर्स थी वो यही थी और यही उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं थी। तो चेकोस्लोवाकिया ने बोला चलो कोई बात नहीं, दे दो। अब हुआ क्या, हिटलर की भूख मिटने तो वाली थी नहीं ऐसे में। सुदेतनलैंड जैसे ही उसके पास मिला, उसके कुछ दिनों बाद ही उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया में कब्जा कर दिया। अब जैसे ही उसने चेकोस्लोवाकिया में कब्जा किया, उसके बाद उसकी भूख और बढ़ गई। बट यहाँ पे भी ब्रिटिश और जो फ्रांस थे उसने उसको कुछ नहीं बोला। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि उसको एक बाउंड्री दी गई थी, उसके बाद उसने उस बाउंड्री को ब्रेक करके वो आगे बढ़ा, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं बोला गया। यहाँ पे जर्मनी ने सोचा कि अब मुझे कोई नहीं रोक रहा है, अब मैं जैसे मर्जी वैसे कर सकता हूँ। जैसे ही जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया में कब्जा किया तो उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट करी जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। इस पॉलिसी में क्या होता है, ये एक और बड़ी गलती थी ब्रिटिश की और फ्रांस की। उन्होंने इस पॉलिसी के थ्रू जर्मनी को मतलब बहुत ज़्यादा, उसको मैं बोलूँ कि फ्रीडम दे दी थी। फ्रीडम कैसे दी, पहली उन्होंने सोचा कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श थी एंड उसके लिए जर्मनी ने बहुत भुगता है।
अगर वो थोड़ी जगह पे कब्जा कर भी रहा है तो नॉट अ बिग डील, करने दो। उसके बाद दूसरा उसका मेन रीजन था वो ये था, उनका सोचना ये था कि जर्मनी का जो डिक्टेटर है हिटलर, अगर वो ये छोटी छोटी जगहों को कब्जा करके खुश होता है तो उसको होने दो, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। क्योंकि उनके पास क्या रहेगा, फिर उनके पास एक चीज ये रहेगी कि लड़ाई नहीं होगी, वॉर नहीं होगी। थर्ड चीज, उस टाइम पे रशिया यूएसएसआर था, उसमें बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीज मिली हुई थी, तो रशिया एक बोल सकते हैं कि सुपर पावर था। यहाँ पे ब्रिटिश ने और फ्रांस ने दिमाग ये लगाया कि अगर रशिया में कम्युनिज्म चल रहा था, जो नाजीज थे वो बेसिकली जो ये था आपका जर्मनी था वो नाजिज्म फॉलो करता था। तो नाजिज्म में क्या हुआ था, वो धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंड कर रहा था, रशिया अपना एक्सपेंड करता चल रहा था। तो दे वांट कि उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जिसकी वजह से यूएसएसआर कमजोर पड़ जाए, यूएसएसआर टूट जाए और वो लोग सुप्रीम पावर्स में आ जाए। ये उनके प्लान्स थे। तो ये 3 उनके पास रीजंस थे जर्मनी को ना रोकने के। बट जर्मनी यहाँ पे भी नहीं रुका। जर्मनी ने जैसे जैसे कब्जा करना शुरू किया, उसकी भूख और बढ़ती गई और उसने उसके बाद एक ऐसा स्टेप लिया जहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांस को सच में डरने लगे। तो अब हुआ क्या, जो जर्मनी था वो कहाँ कब्जा करना चाह रहा था, उसको अपना अगला अटैक बिल्कुल पक्का पता था कि उसको यूरोप कैप्चर करना है, पूरा यूरोप जर्मनी कैप्चर करने की सोच रहा था। दूसरा, जब इटली ने देखा कि यार जर्मनी को कुछ नहीं बोला जा रहा था, थोड़ा कुछ मैं भी करके देख लूं, तो जर्मनी के बाद इटली ने क्या सोचा, इटली ने सोचा कि उसको अफ्रीका में बाल्कन कंट्रीज जो थी, बाल्कन कंट्रीज में वो कब्जा करना चाह रहा था, उनके कुछ रीजन्स में वो कब्जा करना चाह रहा था इटली। अब उसको देखे देखा ही जो है जापान भी कूद पड़ा, कह रहा मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ। तो उसने कहाँ कब्जा किया, मतलब वो चाह रहा था कि वो कहाँ कब्जा करे। वो एक तो पैसिफिक आइसलैंड में कब्जा करना चाह रहा था, साउथ एशिया अगर मैं बोलूँ तो वहां पे कैप्चर करना चाह रहा था। तो ये थी इनकी साजिशें कि यहाँ पे कैप्चर करना चाह रहे थे। और इस चीज का ब्रिटिश और फ्रांस को कुछ पता ही नहीं था कि ये इतना कुछ सोच चुके हैं, इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका था। अब वो धीरे धीरे करके प्लेसेस कॉन्कर करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। इसी बीच जो जर्मनी था उसकी डिमांड और बढ़ती चली गई। अब उसने क्या डिमांड किया, अब उसने कुछ एक ऐसी चीज डिमांड कर ली थी जिसकी वजह से सच में ब्रिटिश और फ्रांस को सोचना पड़ गया। वो क्या थी, वो थी डेंजिंग कॉरिडोर, पोलैंड। जहां पे पोलैंड और डेंजिंग कॉरिडोर के ऊपर बात आई, ब्रिटिश और फ्रांस के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये दोनों जगह ऐसी थी जिसकी वजह से वो आराम से ब्रिटिश और फ्रांस को कैप्चर कर सकता था। अब हुआ ये कि जर्मनी ने आओ देखा ना था, उसने सीधा अटैक कर दिया किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। पोलैंड की और जो फ्रांस था, अगर वो पोलैंड को कब्जा कर लेता तो उसके बाद डायरेक्ट फ्रांस ही आता है। तो इस वजह से फ्रांस डर गया था। फ्रांस ने पोलैंड को और ब्रिटिश को इकट्ठा किया, उसने एक ट्रीटी साइन करी थी, उसमें उसने ये बोला था कि अगर पोलैंड के ऊपर हमला होता है तो हम दोनों उसको बचाने कूद जाएंगे। हुआ भी सेम यही। जैसे ही आधा पोलैंड कैप्चर किया जर्मनी ने, उसी समय ब्रिटिश और फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट जर्मनी। सिर्फ जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया गया था। अब फिर से वही चेन चलनी शुरू हो गई, जहां जर्मनी के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ वहीं उसके पीछे इटली आ गया, इटली के पीछे जापान आ गया। फिर भी इनका अलग ही अलग चल रहा था, इन्होंने अभी एक साथ कुछ ऐसा देखा नहीं था। बट सीन ऐसे पलटे कि जैसी पोलैंड में हमला हुआ, उसने बोला कि मैं तुरंत ही फ्रांस और ब्रिटेन में हमला कर देता हूं ताकि मैं उनको भी कैप्चर कर सकूं। ब्रिटेन आया बचाने के लिए, उसने सीधा एयर अटैक कर दिया ब्रिटेन के ऊपर। बहुत सारे लोग मर गए उस अटैक में, बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ था। उसके बाद भी वो रुका नहीं, सेम चीजें वो करता गया। जो जापान था उसके कान ऐसे खड़े हुए कि जापान को अटैक कर, जापान को जो रीजन जीतना था पैसिफिक ओशन का, और उसके साथ जो एशियन स्टेट से, साउथ एशियन स्टेट से, उनका उसको पावर चाहिए था। तो उसको अलग फितूर चढ़ गया कि उसने देखा कि वहां पे अमेरिका का एक प्लेस है जिसको पर्ल हार्बर बोलते हैं, उसने पर्ल हार्बर पे अटैक करने की सोच ली। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब चीजें होने लगी, तो जैसे ही ब्रिटिश के ऊपर हमला हुआ तो एक पावर बन गई जिसको हम बोलते हैं अलाइज पावर। अलाइज पावर ने एक्सिस पावर को तुरंत तोड़ना शुरू कर दिया। अब वो टाइम था जहां पे एक्सिस पावर डिफीट होना शुरू हो गया। एक्सिस पावर सबसे पहले जिसको डिफीट किया गया था वो फैसिज्म था। फैसिज्म को कैसे डिफीट किया गया, जो अलाइज पावर थी, अलाइज पावर ने सीधा हमला कर दिया किसके ऊपर, इटली के ऊपर। इटली में
जो उनके पीपल्स थे उनको उन्होंने, जो आर्मी थी उनको बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हराया। उसके बाद उनकी जो आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। इन द मीन वाइल मुसोलिनी को डिक्टेटरशिप से हटा दिया गया था। जो नया डिक्टेटर आया था उसने तुरंत, जो नया डिक्टेटर वहां पे आया था उसने तुरंत क्या किया, अपना सरेंडर कर दिया। तो वहां पे वहां पे जो जर्मनी का जो साथ था वो इटली ने छोड़ दिया। अब उसके पास और कुछ चारा नहीं बचता था। बट वहां से मुसोलिनी क्या किया, वो भागने में सफल हो गया। वहां से वो भागा, वो चाह रहा था कि वो देश छोड़ के भाग जाए, और उसने लगभग कर भी दिया था। बट इन द मीन वाइल क्या हुआ कि वो कुछ टाइम बाद वहीं के जो लोग थे, जो इटली के जो लोग थे, बेसिकली उनके हाथ वो लग गया। और वहां के लोगों ने क्या किया, जैसे ही वो उनके हाथ लगा उन्होंने उसको गोली मार दी, उसको और उसकी बीवी को गोली मार दी। और वहीं पे एक जो डिक्टेटर था उसका जो समय था वो खत्म हो गया। जितने भी डिक्टेटर्स हुए ना, सबका हाल ऐसे ही हुआ है लास्ट में। अब अगला जो डिक्टेटर था वो था जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर। अब जर्मनी ने ब्रिटिश के साथ बहुत ज्यादा पंगा तो ले लिया था। हुआ क्या, अलाइज पावर ने एक्सेस पावर को धूल चटानी शुरू कर दी थी, उसमें से इटली को हटा दिया था। अब आती है जर्मनी की बारी। एज पर द बुक्स जर्मनी ने रशिया से भी पंगे ले रखे थे, जो कि उस टाइम पे यूएसएसआर था। उनके बीच एक लड़ाई भी हुई थी। जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर क्या किया, बम्बार्ड कर दिया, पूरा हमला कर दिया बम से। फ्रांस का जो था पोलैंड, उसमें हमला कर दिया था का, सबने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसकी जो आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो बहुत कम हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हार चुकी थी, उनके ऊपर अटैक होने शुरू हो गए थे। अब जो उनका डिक्टेटर था वो भागना शुरू हो गया। अब जैसे ही वो भागा तो उसके पास और कोई ऑप्शन उसके पास उसको दिखा नहीं। उसने क्या किया, जो उनके बॉम्ब से छुपने के उनके एरियाज थे, जो अंडरग्राउंड एरियाज थे, वहां जाके उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, और जैसे ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वहीं के वहीं उसकी जो आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया। जैसे ही आर्मी ने सरेंडर कर दिया, उसी समय जो एक हद तक वॉर थी वो रुक चुकी थी। बट एक अभी भी था जो कि उनमें बचा हुआ था, वो था जापान। जापान ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, फिर भी जापान को कोई इतना बोल नहीं रहा था, इतना कुछ पूछ नहीं रहा था, बट जापान ने एक बहुत बड़ी गलती करी। पैसिफिक्स में उसने कब्जा करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे प्लेसेस चाइना के उसमें ऐसे थे जो उसने कब्जा कर लिया था। उनमें से एक मंचूरियन एक जगह है, वहाँ पे खाने के डिश का नाम है, खैर एनीवेज वो एक जगह थी जहाँ पे उसने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद वहाँ से वो अपने प्लान स्टार्ट कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था। उसने देखा कि उसको पैसिफिक जो ओशन है उसमें भी उसको कब्जा करना है। उसने उठाया और सीधा अटैक कर दिया किस पे, पर्ल हार्बर पे, जो उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत बड़ी भूल थी। जैसे उसने वहाँ अटैक किया, वहाँ पे बहुत सारे जो उसके पर्ल हार्बर में जो पोर्ट्स थे उसमें जो सेल्समैन थे और जो तुम्हारे शिप मर्चेंट्स थे, बहुत ज़्यादा लोग मर गए उसमें, उनकी फैमिलीज उसमें मर गई, बहुत सारे अमेरिकन उसमें थे जो मर गए। ये चीज़ अमेरिका को रास नहीं आई, उसने सीधा उठाया और हिरोशिमा और नागासाकी में अटैक कर दिया। अमेरिका ने सीधा उठा के उनके ऊपर क्या कर दिया, न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मायने रखता था। वो सबसे पहला कंट्री था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और उसने उन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया हिरोशिमा एंड नागासाकी में। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जो वॉर था उसी समय एकदम रुक गया था, बिकॉज जापान के पास और कुछ रहता ही नहीं था, उसको सरेंडर करना ही पड़ा। जब उसको सरेंडर करना पड़ा तो उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ऐसे में खत्म होता है वर्ल्ड वॉर 2 और इसके बाद शुरू होता है कोल्ड वॉर। एंड एट 2 सितंबर 1945 द वॉर कम टू एन एंड, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। एंड दीज आर द रीजंस। ये पूरी स्टोरी थी, इसको एज अ स्टोरी समझना गाइस, बहुत जल्दी याद हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आप इसमें लेके आ सकते हो। एक बार आपको बस चैप्टर रीड करना पड़ेगा, गो थ्रू द चैप्टर एटलीस्ट वंस, और उसके बाद यू आर fully ready for your papers. And if you like the video, please hit the like button. And if you like my channel, अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा. And thank you so much for watching.